हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम होगा ड्यूटीज़ ऑफ बेली। इससे पहले जो आपका टॉपिक हो चुका था, हमने वहाँ पर बात करी थी ड्यूटीज़ ऑफ बेलर के बारे में, हमने वहाँ पर बात कर ली थी। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली के बारे में। भाई हम जब ये जान चुके हैं कि अगर ए है जो कि बेलर की पोजीशन में है, उसके द्वारा बी को अपनी एक बुक एज अ बेलमेंट में दी गई है, ये हो गया बेली। हमने जब ये जान लिया कि इस बेलर की क्या ड्यूटी होती हैं, तो अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जिसको बुक बेलमेंट में दी गई है उसकी क्या ड्यूटी होंगी। तो सबसे पहली ड्यूटी जो इसकी यहाँ पर इस संबंध में एराइज होती है, इस संबंध में इसकी बेली की सबसे पहली ड्यूटी एराइज होती है, लिखते चलिए अब आप, ड्यूटी टू रीजनेबल केयर। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, ये सबसे पहली ड्यूटी इसकी बनती है इस बेली की। अगर ए ने कोई बुक इस बेली को दी है तो यहाँ इस संबंध में इसकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि यह उस बुक की रीजनेबल केयर करे। रीजनेबल केयर करे मतलब जितना एक कोई व्यक्ति अपनी किताब की करेगा, जब कोई व्यक्ति के पास अपनी खुद की कोई बुक है तो जितनी कोई व्यक्ति अपने लिए रीजनेबल केयर रखेगा उतनी ही आपसे उम्मीद की जा रही है बेली से कि वो उतनी केयर करे। अब एक बात और समझना, यहाँ अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने बेलर में पढ़ा था, बेलर के 2 टाइप बताए थे मैंने, याद आया? ठीक वैसे ही इंग्लिश लॉ के तहत यहाँ पर बेली के भी 2 टाइप बताए गए हैं। नोट करिए आप पहले, बेली फॉर रिवॉर्ड और दूसरा टाइप क्या है, ग्रेजुडिस बेली। ये इसके 2 टाइप बताए गए हैं जिनसे आप पहले से वाकिफ़ हैं, ग्रेजुडिस बेलर और बेलर फॉर रिवॉर्ड से। अब यहाँ पर इसे बेली के रूप में समझिए। सबसे पहली बात, ये जो बेली फॉर रिवॉर्ड है इसकी ड्यूटी कब एराइज होगी, बेली फॉर रिवॉर्ड की जो ड्यूटी है वो कब एराइज होगी। तो बेली फॉर रिवॉर्ड जो है उसकी ड्यूटी तब एराइज होगी यहाँ पर जब अगर गलती से भी अगर नेग्लिजेंसी काम कर दिया इसने, अगर इसने यहाँ पर नेग्लिजेंसी वर्क कर दिया इसने, इसकी ड्यूटी एराइज हो जाएगी गुड्स के लिए, ये लायबल हो जाएगा। पर ये जो ग्रेजुडिस बेली है इसकी ड्यूटी तब एराइज होगी जब इसकी तरफ से कोई ग्रोस नेग्लिजेंसी करी जाएगी। इसकी ड्यूटी तब एराइज होगी जब इसकी तरफ से कोई ग्रोस नेग्लिजेंसी की जाएगी, तब इसकी ड्यूटी एराइज होगी। क्लियर है? अब एक बात समझना, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली इंडियन लॉ की। और इंडियन लॉ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बेली फॉर रिवॉर्ड एंड ग्रेजुडिस बेली। अगर हम बात करें इंडियन लॉ की, तो इंडियन लॉ के तहत वहाँ ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं बताया गया, बल्कि वहाँ सिंपल सिटी के संग एक डेफिनेशन बता दी गई है सेक्शन 151 के अंतर्गत कि जो भाई बेली है जिसको गुड्स बेलमेंट में दिए जा रहे हैं उसकी इतनी सी ड्यूटी बनती है कि वो उन गुड्स को रीजनेबल केयर रखे। बहुत सिंपल बता दिया है कि वो उन गुड्स को कैसे रखे, वो उन गुड्स को रीजनेबल केयर रखे। रीजनेबल केयर का बहुत सिंपल सा मीनिंग बता दिया गया है, उतनी केयर करना जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गुड्स की रखता है, बस। इससे ज़्यादा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए ने, जो कि एक बेलर है, अगर उसने कोई बुक बेलमेंट में एज अ बेली को दी है, बी को दी है, तो बस बी की इतनी ड्यूटी है कि वो उस गुड्स को उतना ही संभाल के रखे जितना कि वो अपने गुड्स को संभाल कर रखता है, बस ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में। पर एक बात याद रखना इसमें भी, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर बी अपनी बुक्स को रखते समय जो नेग्लिजेंसी बरत रहा था वो भी यहाँ पर बरत सकता है, ऐसा नहीं है। क्लियर है?
आप चाहें तो इसको आप रीड कर सकते हैं, यही वाली बात हमने आपको यहाँ पर समझाई है। तो पहली ड्यूटी कौन सी है उसकी संबंध में, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर की ड्यूटी उसकी पहली ड्यूटी है इस संबंध में। और इसके तहत अब आप यहाँ पर इसका लीडिंग केस भी जान लीजिए, इसी के तहत इसका अब आप लीडिंग केस लिख लीजिए। न्यू ब्रोन नहीं है, अभी इससे पहले जो आपकी क्लासेस वैसे भी जब से हो रही हैं बेलमेंट की, मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे लीडिंग केस वगैरह बताए हैं इसमें। तो जब आप अपने नोट्स बनाएं उन लीडिंग केस को भी आप उसमें इंक्लूड करिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे नोट्स बन जाएंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। एक और केस आ गया, न्यूमैन वर्सेस ब्रोन एंड होलिंगवर्थ का केस है। केस में समझो क्या था, इस केस में यह था कि यहाँ पर एक प्लेंटिफ थी, वो एक बार मार्केट ख़रीदारी करने के लिए शॉपकीपर के पास गई, एक दुकान पर गई और वहाँ जाकर उसे एक कोट अच्छा लगा। वो उस कोट को ख़रीदना चाहती थी, पर पहले उसने उस कोट को ट्रायल करना चाहा। उस कोट को ट्रायल करने के लिए उसने वहीं पर अपना जो वह हीरे का ब्रेसलेट पहन के गई थी, जो वो डायमंड का ब्रेसलेट पहनकर गई थी, वो उसने वहीं पर उतार कर रख दिया। जब उसे कोट अच्छा लगा तो वह कोट लेकर जाने लगी, उसने कोट को ख़रीद लिया और वो कोट लेकर चली गई। लेकिन वो अपना हीरे का ब्रेसलेट वहीं उस दुकान में ही भूल गई, उसे वापस ले जाकर नहीं ले गई, वहीं भूल गई वो। यहाँ पर शॉपकीपर के पास में एक सर्वेंट था, उस सर्वेंट को वह हीरे का ब्रेसलेट मिल गया, उस सर्वेंट को वो हीरे का ब्रेसलेट मिल गया और उसने ले जाकर वो हीरे का ब्रेसलेट इस शॉपकीपर को दे दिया। इस शॉपकीपर ने क्या करा, अपनी दुकान की टेबल जो थी उसकी मेज, उस मेज की दराज में उसने उसे रख दिया। अगले दिन यह पाया गया कि वो हीरे का जो ब्रेसलेट था वो चोरी हो गया है। इस महिला ने सूट फाइल करा इस दुकानदार के ऊपर और यहाँ इस संबंध में डिसाइड करा गया इसमें कि ये जो दुकानदार था इसमें इसकी ड्यूटी थी यहाँ इस संबंध में एक बेली के रूप में, कि उसे उस हीरे का ब्रेसलेट था वो। क्या आप अपने हीरे के ब्रेसलेट को मेज की दराज में यूं ही रखकर चले जाएंगे? मैंने अभी आपसे शुरू में क्या कहा था, बेली की ड्यूटी कितनी बनती है, क्या लिखवाया था मैंने आपको, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स। एक व्यक्ति जितने अपने गुड्स की केयर करने में एक व्यक्ति अपनी गुड्स को जितना संभाल के रखेगा, अपने गुड्स को संभाल के रखने में जितनी केयर करेगा, जितने प्रिकॉशंस यूज़ करेगा, वो सब भी एज अ बेली आपको प्रयोग करने हैं। अब आप खुद समझ लीजिए इस केस में यही हुआ था, यह डिसाइड करा गया यहाँ पर कि जो शॉपकीपर था उसकी तरफ से कोई भी ऑर्डिनरी केयर नहीं करी गई थी, शॉपकीपर की तरफ से कोई भी ऑर्डिनरी केयर नहीं करी गई थी, इसलिए यहाँ इस संबंध में शॉपकीपर को इसमें लायबल माना जाएगा। इसी के साथ आप इसमें ये बातें भी इंक्लूड कर लीजिए, फाइंडर ऑफ गुड्स। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स किसे कहते हैं। अगर आप इस संबंध में सेक्शन 71 को रीड करें तो आपको पता चल जाएगा। भाई फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है? ए है। ए बाजार जा रहा था, तभी उसे किसी व्यक्ति का बी का खोआ हुआ पर्स प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ए की पोजीशन क्या हो गई? ए की पोजीशन हो गई फाइंडर ऑफ गुड्स की। और जब कोई व्यक्ति फाइंडर ऑफ गुड्स बनता है, फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि कोई ऐसा गुड्स रिसीव करता है जो किसी और को बिलोंग कर रहा होता है, वो फाइंडर ऑफ गुड्स है। और जब कोई व्यक्ति फाइंडर ऑफ गुड्स की पोजीशन हासिल कर लेता है तो उसकी ड्यूटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही एक बेली की बन जाती है। क्लियर है? अपने आप ही उसकी ड्यूटी एक बेली की बन जाती है। अब एक बेली की ड्यूटी क्या थी? रीजनेबल केयर करने की, तो फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटी भी वहीं बन जाती है। और अगर आप चाहें तो इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन के साथ जान सकते हैं आप कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके राइट्स क्या होते हैं। द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ नो राइट टू सूट ऑनर फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंसेस वॉलंटरी इंक्लूडेड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स एंड टू फाइंड आउट द ओनर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये अच्छी तरह समझ लो कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसने उस गुड्स को रखने में, उसने उस गुड्स को प्रिजर्व करने में, उसके रियल ओनर को ढूंढने में जो भी खर्चा करा होगा, जो भी परेशानियां वहन करी होंगी,
वो इसके नाम पर उस ओनर से कंपनसेशन वसूल करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन वो यहाँ इस संबंध में ऐसे गुड्स को तब तक के लिए रिटेन कर सकता है, धारण कर सकता है, ये उसका राइट है, ये उसका राइट है। क्लियर हो? ये राइट नहीं है, ये उसका राइट है। वो वस्तु को, उस गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक कि उसे इस प्रकार का कंपनसेशन ना मिल जाए। और इसी के साथ प्लस पॉइंट एक और है, प्लस और अगर ओनर ने यहाँ इस संबंध में कोई ऑफर बना रखा है, ओनर ने, जो रियल ओनर है गुड्स का, उसने कह रखा है कि जब उसके गुड्स को वापस दिया जाएगा तब वो स्पेसिफिक रिवॉर्ड देगा उसे। तो यहाँ पर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उस रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए भी उसके पास अधिकार आ जाएगा कि अगर उस रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है ओनर की तरफ से तो वो उस गुड्स के ऊपर जो रिवॉर्ड है उसे प्राप्त करने के लिए सूट फाइल कर सकता है ओनर पर, और गुड्स को भी तब तक के लिए अपनी रिटेन में रख सकता है। इसी के साथ में एक बात याद रखना इस संबंध में, ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें फाइंडर ऑफ गुड्स के द्वारा जो गुड्स उसको रिसीव हुआ था उसको सेल किया जा सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी कि जो गुड्स उसे रिसीव हुआ था वो उन गुड्स को बेच सकता है। ये दो कंडीशन अगर एराइज हो रही हैं, व्हेन द थिंग्स इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लॉस द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। भाई अब उसे पता चल रहा है कि अगर हमने ज़्यादा देर इस गुड्स को अपने पास रखा तो एक गुड्स ऐसी कंडीशन में हो रहा है अब कि उसका जो ग्रेटर पार्ट है उसको वैल्यू का, वो उससे ज़्यादा पार्ट तो उसका नष्ट होता जा रहा है, फिर किसी काम की नहीं रहेगी ये। ठीक है। या फिर व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो इन कंडीशन में जो फाइंडर ऑफ गुड्स है अगर वो चाहे तो उस गुड्स को बेच भी सकता है वो इस संबंध में, लेकिन वो ऐसा तब करेगा जब यहाँ पर उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने अपनी तरफ से ओनर को ढूंढने की पूरी कोशिश करी थी पर वो ओनर को प्राप्त नहीं कर सका। या फिर इफ़ ही रिफ्यूज, जो ओनर है उसने रिफ्यूज़ कर दिया अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्ज ऑफ फाइंडर, और प्लस ये कंडीशन भी अराइज हो रही हैं, तब ही वो ऐसा कर सकता है। चलिए ठीक है। अब इसके अलावा अब हमने पहली ड्यूटी की बात कर ली हमने यहाँ पर कि उसकी फर्स्ट ड्यूटी क्या थी यहाँ पर इस संबंध में, बेली की रीजनेबल केयर रखना। अब उसकी सेकंड ड्यूटी की हम बात करते हैं इसमें, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स। क्या है उसकी सेकंड ड्यूटी? ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स। एक बात समझना, ए ने, एक बेलर है, उसने बी को, इसकी अपनी जो एक किताब थी, बुक थी, वो उसने बी को 2 दिनों के लिए रीड करने के लिए दी थी क्योंकि बी का एग्ज़ाम था इसलिए। अब बात समझना, जब आपको कोई जो गुड्स बेल करे गए हैं किसी टाइम तक दिए गए थे या फिर किसी पर्पस के पूरा होने के लिए दिए गए थे, अगर जो गुड्स आपको बेल करे गए हैं वो किसी टाइम के लिए या किसी पर्पस के लिए दिए गए थे, वो टाइम जैसे ही कंप्लीट हो गया, वो पर्पस जैसे ही एकॉम्प्लिश्ड हो गया, ड्यूटी क्या बनेगी बेली की? क्या ड्यूटी बनेगी बेली की? बेली की ड्यूटी बनेगी कि वो उन गुड्स को, सबसे इम्पोर्टेंट बात, विदाउट डिमांड, ड्यूटी क्या बनेगी कि भाई आप उन गुड्स को 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ए ने आपको बुक 2 दिन के लिए दी थी एग्ज़ाम पर्पस से, जब वो 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो ड्यूटी बनेगी बेली की कि अब वो गुड्स को विदाउट डिमांड करे, बेलर द्वारा मांगे जाने से पहले ही वो गुड्स बेली को वापस कर दे। और अगर ऐसा नहीं कर रहा बेली, 2 दिन से ज़्यादा रखे हुए अपने पास में उस गुड्स को, तो भाई अगर कोई लॉस हो गया तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफकोर्सली उस बेली की ही बनेगी फिर, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि जैसे ही आपका टाइम, आपका पर्पस पूरा हो जाता है आप वो गुड्स बेलर को वापस कर दीजिए, बेलर के अकॉर्डिंग, बेलर जिसके लिए भी कह रहा है उसको वापस कर दीजिए। आपकी ड्यूटी क्या थी मेन बेली की? उस गुड्स को बेलर को वापस करने की। चलिए अगली ड्यूटी लिखिए इसकी आप, ड्यूटी टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। क्लियर हो गया? मतलब आई थिंक भाई जिस पर्पस के लिए आपको गुड्स दिए गए हैं
बेलर ने तय, मैंने शुरू में भी क्या कहा था, बेलमेंट की डेफिनेशन क्या है, एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा या एक पर्पस तय कर दिया जाएगा। तो जिस पर्पस के लिए आपको गुड्स बेलमेंट में दिए गए हैं बेली को, बेली की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है कि जो गुड्स उसे जिस पर्पस के लिए दिए गए हैं उसी पर्पस के लिए वो उसका प्रयोग करे। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस एग्रीमेंट को, जो बेलमेंट का इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है कि नहीं है, तो जो इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो यहाँ पर उस बेलर के बिहाफ पर वॉइडेबल होगा, उस बेलर को राइट आ जाएगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, बी ड्राइव द हॉर्स इन हिज कैरिज, दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। क्योंकि आपकी ड्यूटी थी कि आप उसका प्रॉपर यूज़ करें जिस रूप में आपको गुड्स प्रयोग करने के लिए दिए गए हैं। वहीं एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर ये पता चलता है कि बेली की तरफ से जो गुड्स का प्रयोग किया जा रहा था वो अनऑथराइज तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, अनऑथराइज प्रयोग किया जा रहा है बेली की तरफ से गुड्स का, तो ऐसे में बेली की लाइबिलिटी बनेगी कि वो यहाँ पर उस बेलर को कंपनसेशन दे। लाइबिलिटी क्या बनेगी उसकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ऑप्शन ऑफ बेलर वही टर्मिनेट करवा रहा है, लाइबिलिटीज बेली के ऊपर भी अराइज की जाएगी कि यहाँ पर ये कंपनसेशन देगा। यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी क्या बनेगी, बेली की लाइबिलिटी बनेगी इस संबंध में कि ये कंपनसेशन भी यहाँ इस संबंध में इसको पे आउट करेगा। चलिए ठीक है, अगली ड्यूटी की बात करते हैं। ड्यूटी नॉट टू मिक्स his own goods with goods of the बेलर। भाई जो गुड्स आपको बेलर ने दिए हैं, जो भी गुड्स बेलर ने बेली को दिए हैं, जो भी गुड्स बेलर ने बेली को दिए हैं, बेली की ड्यूटी बनती है कि उन गुड्स के साथ में वो अपने गुड्स मिक्स ना करे। ये उसकी एक जनरल स्पीकिंग बात कर रही हूँ मैं, समझ लो अच्छी तरह से। अभी बेली की यहाँ पर इस संबंध में सॉरी, बेली की यहाँ इस संबंध में क्या ड्यूटी बन रही है कि वो गुड्स को अपने गुड्स के साथ में ना मिलाए। अब कुछ इसमें जनरल स्पीकिंग बात समझना, अगर बेली यहाँ पर उस बेलर की सहमति से ऐसा करता है, अगर बेली यहाँ पर उस बेलर की सहमति से ऐसा करता है, वो बेलर की सहमति से यहाँ पर बेली क्या कर रहा है कि गुड्स में अपने गुड्स को मिक्स कर रहा है, ऐसा तभी कर रहा है जब बेलर ने उसे सहमति दी है अगर, तो फिर ठीक है, कोई कलेश की बात नहीं है। बेलर एंड बेली शैल हैव इंटरेस्ट इन द प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स, कोई कलेश नहीं है, आपस में बात हो जाएंगी। पर बात तब एराइज होगी जब यहाँ पर गुड्स बेलमेंट में जो दिए गए थे उनके लिए साफ मना कर दिया गया था, और यहाँ पर बेली ने बिना बेलर की कंसेंट के ऐसा किया है। समझ लेना, ए ने इसे 1000 बैग दिए थे बेलमेंट में, 1000 बैग दिए थे, 1000 बैग बी को, ठीक है। बेली ने क्या करा, उन 1000 बैग में 200 बैग अपने शामिल कर दिए। अब एक बात समझना, ऐसा इसने यहाँ पर बिना कंसेंट ऑफ बेलर करा था, बेलर की कोई सहमति इसने नहीं ली थी उसमें 200 बैग अपने मिलाते समय, ठीक है। पर ऑफकोर्सली बैग थे और पता चल रहा था कि 1000 बैग कौन से होंगे बेलर के, और पता चल रहा था कि 1000 बैग कौन से होंगे बेली के, मतलब सेपरेट किए जा सकते थे। पर ड्यूटी तो उसने ब्रीच करी कि नहीं करी, उसकी ड्यूटी क्या थी,
ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विद द गुड्स ऑफ बेलर, उसकी ड्यूटी थी कि आपको, बेली को ड्यूटी बन रही थी कि उसे बेलर द्वारा दिए गए गुड्स में अपने खुद के कोई भी गुड्स इंक्लूड नहीं करने थे, और वो भी उसने यहाँ पर बिना कंसेंट करा था बेलर, ऐसा उसने। चलो कोई बात नहीं, ड्यूटी तो उसने ब्रीच करी थी। अब उन गुड्स को सेपरेट करने में जितना टाइम जाएगा, जितना पैसा लगेगा, उस सब की भरपाई ये बेली करेगा, उन सब की भरपाई ये बेली करेगा। देखो ये लिखा, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स द गुड्स ऑफ बेलर विथ हिज ओन गुड्स, द गुड्स कैन बी सेपरेट एंड डिवाइड द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन द पार्टीज रेस्पेक्टिवली, बट द बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन। यही कहा था अभी, भाई खर्चा तो होगा ना उनको अलग करने में, फिर तो जो खर्चा होगा और अगर कोई लॉस हुआ पता चली इस बीच में, तो उसकी भरपाई ये बेली करेगा। अब इसके अलावा एक बात समझना, ए ने इस बी को, आटा कहेंगे फ्लोर आई थिंक है ना, ए ने इस बी को 45 रुपये किलो के हिसाब से आटा दिया था, बी ने इसमें 25 रुपये वाला, 45 का दिया था इसने, 25 रुपये किलो वाला अपना आटा इसने ए के द्वारा दिए गए आटे में मिक्स कर दिया है। और ऐसा इसने कैसे करा है? विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर करा है। अगर ये पता चलता है कि बेली की तरफ से जो गुड्स इंक्लूड करे गए हैं उसमें, बेलर के गुड्स में, वो यहाँ पर सेपरेट होने की कंडीशन में ही नहीं है। आटा मिलाया है 45 रुपये किलो में 25 रुपये किलो वाला, क्या सेपरेट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पर पहली कंडीशन में क्या था, जो सामान मिलाया गया था वो सेपरेट हो सकता था, डिवाइड हो सकता था, बैग का एग्जाम्पल है। पर इसमें जो सामान मिलाया गया था आप उसे सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं। बेलर के पास राइट आ जाएगा अपने आप ही कि जो भी उसका लॉस हो रहा है उसका सारा कंपनसेशन वो यहाँ इस संबंध में अब किससे वसूल कर सकता है? उसका सारा कंपनसेशन अब वो यहाँ इस संबंध में इस बेली से, वो सारा कंपनसेशन अब इस बेली से वसूल करेगा। अब इसे रीड कर लो, इफ़ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर mix the goods of baler with his own goods in such manner that it is impossible to separate the goods baled from the other goods and deliver them back, the baler entitled to be compensated by the bailey for loss of goods। अच्छी तरह समझ लेना इस बात को। ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विद गुड्स ऑफ बेलर, 3 बातें बताई हैं मैंने इसमें आपको। पहली बात ये कि अगर बेली ने जो गुड्स मिला, जनरल स्पीकिंग ड्यूटी बनती है उसकी कि बेलर के द्वारा दिए गए किसी भी सामान में बेली को अपने खुद के गुड्स वगैरह उसमें नहीं मिलाने चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा यहाँ पर बेलर की कंसेंट से करेगा तो क्या कंडीशन होगी? अगर यहाँ पे वो बेलर की सहमति के बिना करेगा और उसको डिवाइड भी किया जा सकता होगा उन सामान को, तब क्या कंडीशन होगी? और अगर बेलर की सहमति के बिना करेगा और सेपरेट किया जा सकता होगा, तब क्या कंडीशन होगी? बेलर की सहमति के बिना करेगा और उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल होगा, तब क्या कंडीशन होगी? अच्छी तरह देख लीजिएगा आप इसे। हाँ भाई लिखिए, अगली ड्यूटी की बात करते हैं। ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू क्वेश्चन द टाइटल ऑफ बेलर। ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू क्वेश्चन द टाइटल ऑफ बेलर, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझना। ए के द्वारा साइकिल बी को एज अ बेलमेंट में दी गई है, ठीक है। असलियत ये थी कि जो ए था वो साइकिल पर टाइटल ही नहीं रखता था और वो साइकिल को बेलमेंट में बी को दे ही नहीं सकता था। यहाँ पर बी ने तो अपना काम गुड फेथ में करा। बी ने यहाँ पर गुड फेथ में, मतलब बी तो यही मान के चल रहा था ना, क्योंकि बी की तो ड्यूटी बनती है ये भी कि वो बेलर के टाइटल पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। वैसे भी वो तो ये मान के ही चल रहा है यहाँ पर बेली, और वो भी गुड फेथ में अपना काम कर रहा है कि उसको जो साइकिल दी गई है उस पर टाइटल बेलर का ही होगा। और बेली यहाँ पर गुड फेथ में काम करते हुए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, गुड फेथ में काम करते हुए, जैसे ही उसका काम पूरा हो गया उसने साइकिल ले जाकर वापस कर दी उसने ए को,
बेलर को उसने वापस कर दी, जबकि असलियत में बेलर को तो टाइटल ही नहीं था उस गुड्स के ऊपर यहाँ पर। अब जो बेली है, हम बात क्या कर रहे हैं पोर्शन में, हम बात कर रहे हैं बेली की ड्यूटी की। यहाँ पर जो बेली होगा, उस गुड्स का जो रियल ओनर होगा उस गुड्स का, उस साइकिल का, उसके लिए इसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। आप इस सेक्शन को रीड करिए। इफ़ द बेलर हैज़ नो टाइटल, जो एग्जाम्पल दिया है ना उस पर इंक्लूड करना, पहले इस बात को एप्लीकेबल करना। If the baler has no title to the goods and bailee in the good faith deliver them back to or according to the direction of the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery. Clear है? अभी इसी वाली ड्यूटी के तहत आप कुछ और पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करो अगर ए बी सी हैं, इन तीनों ने मिलकर कोई कार खरीदी। अब ये तीन लोग कौन होगा इस कार के, होगा ये तीनों यहाँ पर जॉइंट ओनर हो गए। क्या होगा? जॉइंट ओनर। अब इन तीनों ने इस कार को डी को एज अ बेलमेंट में दे दिया, इन्होंने डी को इस कार को एज अ बेलमेंट में दे दिया, 2-3 दिन के लिए दे दिया होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डी है, हम इसकी ड्यूटी की बात कर रहे हैं ना, इसकी ड्यूटी क्या है, तो यहाँ पर ड्यूटी आप कह सकते हैं कि जब ये इस गुड्स को इस कार को वापस करने जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों को पहले इन्फॉर्म करे कि हम कार को वापस करने आ रहे हैं, नहीं। अगर ये किसी एक जॉइंट ओनर के पास भी जाकर उस कार को वापस कर दे रहा है और बाकियों को खबर भी नहीं कर रहा है तो भी कुछ गलत नहीं है, ये माना जाएगा कि इसने अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर दिया है, ये इसकी ड्यूटी है एक तरह से। If several joint owner of goods bail them, the bailee may deliver them back according to direction of one joint owner without the consent of all in the absence of any agreement to contrary. यही बताया था आपको हमने भी। एक और इसमें बात समझ लीजिएगा आप इस संबंध में। सपोज करो ए है, उसने एक कार बी को एज अ बेलमेंट में दी है। सपोज करो ए ने एक कार बी को एज अ बेलमेंट में दी है। जब कार बी के पोजीशन में है अभी, तब वहाँ पर सी आया बी के पास और वो क्लेम कर रहा है इस कार पर। वो कह रहा है कि ये कार का असली ओनर ए नहीं है बल्कि सी है। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इस बी की क्या ड्यूटी अराइज हो जाएगी, उसका आंसर ये है। इफ़ द पर्सन अदर देन बेलर क्लेम गुड्स बेल्ड क्लेम कर रहा है गुड्स पर, तो ही में अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर। वो कह सकता है कोर्ट से जाकर, वो रिक्वेस्ट कर सकता है वो इस संबंध में कि ये जो डिलीवरी है वो बेलर के पास ना जाने दी जाए और इसका सही रूप से कोई फैसला किया जाए। वो कोर्ट से जाकर इस प्रकार की रिक्वेस्ट कर सकता है इस संबंध में। हाँ, अब आपके इस संबंध में यस एक और ड्यूटी आती है आपकी, इसमें नोट कर लीजिएगा आप इसमें। हाँ, ड्यूटी ऑफ बेली टू पे इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड टू बेलर। भाई ड्यूटी ऑफ बेली टू पे इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड टू बेलर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। अगर ए की तरफ से, भाई बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर इस संबंध में जब कोई गुड्स बेलर को दिया गया है, बेली को दिया गया है और उस गुड्स में कोई इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो बेली ये नहीं कह सकता कि इंक्रीजमेंट वो रख लेगा और जो गुड्स आपने दिए थे उसको वापस कर देगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी उसकी ड्यूटी बनती है कि जो गुड्स उसको बेल करा गया था, जो गुड्स उसको बेलमेंट में दिया गया था, अगर उस गुड्स में कोई भी इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो उस इंक्रीजमेंट के साथ में उस गुड्स को वापस करे उसे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर ए है, A leave a cow in the custody of B to be take care of. The cow has a calf. काउ को बछड़ा हुआ है। It is bound to deliver the calf as well as cow to A. I think आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। ठीक है, यस। तो फिर ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका आज का टॉपिक था इस संबंध में ड्यूटीज़ ऑफ बेली, उसके रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो चुका है।